हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ द ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। यह कोड जो 4 मेजर लेबर लॉज आए थे उनमें से एक है। इस कोड में पुराने 3 वर्कर के लेजिस्लेशन को इकट्ठा किया गया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस न्यू कोड के आने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या बेनिफिट्स है वर्कर्स के लिए एंड क्या क्या न्यू चेंजेस करे गए हैं एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड लॉज। हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे विद कंपैरिजन एंड जो भी न्यू चेंजेस लाए गए हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम इस लेक्चर को भी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स वी स्टार्ट इट। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 भारत सरकार के द्वारा बनाए गए 4 लेबर कोड में से एक है। इस कोड का मेन पर्पस ओल्ड एंड डिफरेंट वर्कर की लीगल लेजिस्लेशन को एक कॉम्प्रिहेंसिव, इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड अप टू डेट लॉ बनाने का था। इस कोड ने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को इकट्ठा एक जगह कर दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव है एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को बेहतर बनाना, लेबर डिस्प्यूट का फास्ट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालना और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड। फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। इस कोड का पर्पस था कि काफ़ी सारे पुराने लेबर लॉज को एक साथ जोड़कर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल बनाना, सो दैट बिजनेस और इन्फोर्समेंट दोनों को ईजी हो। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल हार्मनी। एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय के बीच के कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना, जिससे स्ट्राइक और डिस्प्यूट कम हो जाएं एंड वर्क इन्वायरमेंट भी स्मूथ हो। थर्ड, वर्कर सेफ्टी एंड राइट्स। वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करके उनको फेयर ट्रीटमेंट देना एंड उनकी सेफ्टी और वेलफेयर को इंश्योर करना। फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ। न्यू इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और बिजनेस को करना ईजी बनाना, मीन्स जो बिजनेसेस करते हैं वो ईजी वे से हो, सो दैट इकोनॉमी में ग्रोथ हो, जिसकी वजह से। लास्ट इज मॉडर्नाइजेशन, मीन्स पुराने आउटडेटेड लॉज को मॉडर्न वर्क इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजीज के अकॉर्डिंग अपडेट करना। सो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, इस कोड का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लेबर लॉज सिंपल बनाना, वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, इंडस्ट्रियल पीस लेकर आना, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना एंड लेबर लॉज को मॉडर्नाइज टच देना। नाउ लेट्स वी सी द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, कि यह कोड किस पर एप्लीकेबल होता है। ये कोड उन सभी एस्टेब्लिशमेंट पर अप्लाई होता है जहां कम से कम 10 लोग काम करते हैं। बट इस कोड की कुछ प्रोविजन सिर्फ उन एस्टेब्लिशमेंट पर ही अप्लाई होती है जहां 50 एंड मोर देन 50 वर्कर्स काम करते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पर भी अप्लाई होता है। फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट या किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में काम करने वाले वर्कर्स को भी कवर करता है। सो स्टूडेंट, अब जहाँ तक हमने किया ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड, नाउ लेट्स वी डिस्कस द की डेफिनेशन, कि इस कोड में जो डेफिनेशंस एंड टर्म्स थ्रू आउट द कोड यूज़ होने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं एंड यह डेफिनेशन सेक्शन 2 में करी गई हैं। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ही डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़ होने वाली हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ इंडस्ट्री मीन्स उद्योग। कोई भी बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड सर्विसेज से जुड़ी हुई चीज़ इंडस्ट्री है। इसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्वर्निंग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डोमेस्टिक वर्कर को एक्सक्लूड किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मीन्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का कोई भी डिस्प्यूट, मीन्स लड़ाई झगड़ा उन दोनों के बीच का, जो एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर कंडीशन से रिलेटेड हो। इसमें इंडिविजुअल वर्कर एंड एम्प्लॉयर के बीच का डिस्प्यूट भी इंक्लूडेड है, जैसे कि डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेचमेंट एंड टर्मिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज वर्कर मीन्स मजदूर। ऐसे पर्सन जो किसी इंडस्ट्री में मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल एंड सुपरवाइजरी काम करते हैं एंड जो हायर या फिर रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं। इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट, सेल्स, प्रमोशन एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूडेड हैं। बट जो मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया।
नेक्स्ट डेफिनेशन इज ले ऑफ, मीन्स टेम्पररी बेसिस पर नौकरी से निकाल देना एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉयर के पास काम नहीं होता। काम किस वजह से नहीं हो सकता, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ कोयल पावर, मटेरियल मशीनरी ब्रेकडाउन, एकम्युलेशन ऑफ मटेरियल एंड नेचुरल कैलेमिटी के कारण। ले ऑफ की सिचुएशन में वर्कर्स को कुछ टाइम पीरियड के लिए ही निकाला जाता है, परमानेंट बेसिस पर नहीं। जब वर्कर्स को एम्प्लॉयर के थ्रू परमानेंट बेसिस पर काम से निकाला जाता है वो होता है रिट्रेचमेंट। रिट्रेचमेंट का मतलब है कि वर्कर की सर्विसेज टर्मिनेट करना किसी भी रीज़न से, लेकिन इसमें पनिशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन मीन्स रिटायरमेंट एज कंप्लीट होना या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के केसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। जब कंपनी अपने बिजनेस रीज़न की वजह से वर्कर को कम कर देती है तो उस प्रोसेस को रिट्रेचमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में 100 वर्कर्स हैं, लेकिन काम जो है वहाँ का वो कम हो गया है। कम अब एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि सिर्फ 80 वर्कर्स ही उनको काम के लिए चाहिए, तो वो 20 वर्कर्स को निकाल देते हैं, जो रिट्रेचमेंट कहलाता है। लेकिन अगर कोई वर्कर खुद रिज़ाइन करे, रिट्रेचमेंट ले या मिसकंडक्ट के लिए निकाला जाए तो उसे रिट्रेचमेंट नहीं कहते। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्ट्राइक्स, मीन्स वर्कर जब अपना काम को बंद कर देते हैं अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए तो उसे स्ट्राइक कहते हैं। अगर 50% या उससे ज़्यादा वर्कर कैजुअल लीव पर भी जाते हैं तो वो भी स्ट्राइक की कैटेगरी में ही इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 विद द ओल्ड लॉज, मीन्स जो ओल्ड 3 लॉज को अकोमोलेट करके न्यू लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया है उसको हम उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। प्रोविज़न का बेस है कि न्यू प्रोविजंस कौन कौन सी आई हैं, जो चीज़ें चेंज हुई हैं, जो पुरानी लॉज में थी और अब न्यू लॉज में नहीं है, और जो न्यू एक्स्ट्रा फीचर्स से इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं उन सब का डिटेल एनालिसिस। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ने पुराने लॉज के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आया है अभी इस न्यू कोड में। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 ने पुराने लॉज को कंसोलिडेट कर एक ही मॉडर्न फ्रेमवर्क में ला दिया है। मीन्स तीनों लॉ जो पहले 3 अलग अलग लॉ थे, अब उन तीनों लॉज को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया है एक ही लेजिस्लेशन में। पहले 3 जो अलग अलग लॉ थे वो थे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आने से पहले ये तीनों लॉज पहले इंडिपेंडेंट थे एंड जो कि कभी कभी कम्प्लेक्स थे, लेकिन न्यू कोड को अंडर इन्हें मर्ज करके एक ही सिस्टम बना दिया गया है जिससे लॉ को समझना और इम्प्लीमेंट करना आसान हो गया है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एप्लीकेबिलिटी एंड थ्रेशोल्ड। एप्लीकेबिलिटी और थ्रेशोल्ड के मामले में पुराने लॉज में स्टैंडिंग ऑर्डर 50 वर्कर्स के लिए और ले ऑफ रिट्रेचमेंट के लिए गवर्नमेंट परमिशन 100 वर्कर्स से ज़्यादा होने पर ही रिक्वायर्ड थी, बट इन न्यू लॉज रिलेशन कोड के अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर का थ्रेशोल्ड 100 कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट इसे 300 तक भी इंक्रीज कर सकती है एंड ले ऑफ रिट्रेचमेंट और क्लाउजर के लिए परमिशन का थ्रेशोल्ड 300 वर्कर कर दिया गया है। इससे एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन वर्कर्स के लिए जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम हो सकती है। नेक्स्ट बेस ऑफ कंपैरिजन इज ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन। इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। इन ओल्ड लॉज मल्टीपल यूनियंस को एक ही एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर हो सकते थे जो कि कन्फ्लिक्ट्स को इंक्रीज करते थे, लेकिन अब न्यू लॉज के अंडर सिर्फ एक यूनियन को ही ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एंड रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी हार्ड कर दिया गया है एंड ट्रांसपेरेंट बनाया है। साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए पुराने लॉज में कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड ट्राइब्यूनल्स थे जो कभी कभी लंबा और कम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, लेकिन इन न्यू कोड ने इसे स्ट्रीमलाइन किया है और स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स के लिए क्लियर रूल्स और पेनल्टीज डिफाइन की हैं जिससे डिस्प्यूट जल्दी सोल्व होते हैं और बिजनेस कंटिन्यूटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज ले ऑफ रिट्रेचमेंट एंड क्लाउजर्स। ले ऑफ रिट्रेचमेंट और क्लाउजर्स के लिए कंपनसेशन और नोटिस पीरियड भी स्ट्रक्चर्ड और एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाया गया है और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के कंटेंट को
स्टैंडर्डाइज और क्लियर बनाया गया है, जिससे छोटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसानी होती है। स्ट्राइक्स और लॉकआउट के लिए 14 दिन का नोटिस और इलीगल एक्टिविटीज़ पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिससे इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट किया जा सके। लेकिन वर्कर की स्ट्राइक फ्रीडम थोड़ी लिमिटेड हो गई है। डिसिप्लिनरी और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्रोसीजर को भी स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, जिससे दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को फ़ायदा होता है। सो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 पुराने लॉ से काफ़ी मॉडर्न और बिजनेस फ्रेंडली है। ये वर्कर की प्रोटेक्शन और एम्प्लॉयर फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस एस्टेब्लिश करता है, लेकिन हायर थ्रेशोल्ड, रिस्ट्रिक्टेड यूनियन रिकॉग्निशन और स्ट्राइक रेगुलेशन की वजह से वर्कर के राइट्स थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। अगर सही तरह इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये कोड देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वर्कर की इंटरेस्ट दोनों को आगे बढ़ा सकता है। मेजर प्रोविजन स्टूडेंट्स, अब हम कुछ बिग चेंजेस जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में लाए गए हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि ट्रेड यूनियन एंड देयर रजिस्ट्रेशन। ट्रेड यूनियन को अब रजिस्टर करवाना जरूरी हो गया है फॉर देयर लीगल वैलिडिटी। अब एक ही एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक ही रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन देखने को मिलेगी। ट्रेड यूनियंस के मेंबर के राइट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल गई है एंड वहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करने के लिए क्लियर रूल्स दिए गए हैं अंडर न्यू लॉ, सो दैट कि वो इंडस्ट्रियल पीस को इन्हेंस करें। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग ऑर्डर। 100 एंड मोर देन 100 वर्कर्स वाले एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना अभी जरूरी है। स्टैंडिंग ऑर्डर में वर्क की टर्म्स, डिसिप्लिन, अटेंडेंस, हॉलीडे, टर्मिनेशन एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के रूल्स दिए जाते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के लिए एक तरह का कंट्रैक्ट का काम करता है, जिससे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होती हैं। थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड सॉल्यूशंस। अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए आप कंसिलेशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। अगर कंसिलेशन ऑफिसर से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो आप इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड लेबर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। एंड लार्ज स्केल ले ऑफ्स, रिट्रेचमेंट एंड क्लाउजेस के लिए अब गवर्नमेंट परमिशन लेना जरूरी है, पर वहाँ 300 एंड मोर देन 300 वर्कर्स हो। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स को रेगुलेट किया गया है। अभी स्ट्राइक एंड लॉकआउट करने से पहले आपको 14 दिन का नोटिस देना होता है एंड जो इलीगल स्ट्राइक्स होती हैं उन पर पेनल्टी भी लगाई गई है। फोर्थ इज ले ऑफ, रिट्रेचमेंट एंड क्लाउजर्स के रूल्स। लार्ज स्केल ले ऑफ और रिट्रेचमेंट के लिए प्रायर नोटिस एंड गवर्नमेंट परमिशन जरूरी है। ले ऑफ का मतलब टेम्पररी स्टॉपेज होता है, जबकि रिट्रेचमेंट का मतलब होता है वर्कर्स को परमानेंटली निकाल देना एंड क्लोजर्स का मतलब होता है फैक्ट्री ही बंद कर देना। एम्प्लॉयर्स को इफेक्टेड वर्कर्स होते हैं जो जॉब से निकालने की वजह से या फैक्ट्री बंद करने की वजह से जो वर्कर इफेक्टेड होते हैं उनको कंपनसेशन देना जरूरी है। कोड इंकरेज करता है कि एम्प्लॉयर ले ऑफ करने की जगह कोई और अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालें। फिफ्थ इज डिसिप्लिनरी एक्शन एंड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंडर डिसिप्लिनरी एक्शन को डिफाइन किया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन में वार्निंग, सस्पेंशन, टर्मिनेशन जैसे स्टेप्स इंक्लूडेड हैं एंड वर्कर्स को अपनी कंप्लेंट करने का राइट भी दिया गया है। कहा गया है कि वर्कर की कंप्लेंट को अच्छे से सुना जाए एंड उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। स्टूडेंट्स, ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में किए गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट दैट आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एंड प्रीडेसेसर लॉ के डिसीजन को देखना भी जरूरी है। ये केसेस वर्कर्स के राइट, एम्प्लॉयर्स की ऑब्लिगेशन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के फ्रेमवर्क को क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट केस लॉ इज भारत फोरगोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस उत्तम मनोहर नागेटे। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट में प्रिस्क्राइब्ड एम्प्लॉयज लिमिट से ज़्यादा है तो रिट्रेचमेंट एंड ले ऑफ बिना गवर्नमेंट की परमिशन के वैलिड नहीं होती। एंड वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में भी ये प्रिंसिपल देखने को मिलता है कि प्रीरियर अप्रूवल मैंडेटरी है सो दैट कि वर्कर के जॉब सेफ रहें और प्रोसीजर फॉलो हों। सेकेंड केस लॉ इज सिंडिकेट बैंक वर्सेस के उमेश नायक।
इसमें कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि रिट्रेचमेंट से पहले ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है, जिसमें रीजंस देना और स्टैट्यूटरी कंपनसेशन भी इंक्लूडेड है। एंड वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में भी जे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्लियरली डिफाइन है जो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती हैं। स्टूडेंट सिंडिकेट बैंक वर्सेस के उमेश नायक की जो जजमेंट है, इसको हमने प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाई है इसके विद फैक्ट्स, इश्यूज, कंटेंशंस, जजमेंट, तो आप देख लेना। नेक्स्ट जजमेंट जो कि क्लाउज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट से रिलेटेड है, दैट इज़ वर्कमैन ऑफ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि इंडस्ट्रियल यूनिट बिना गवर्नमेंट परमिशन के क्लोज नहीं किया जा सकता, सो दैट वर्कर के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में भी पीरियड अप्रूवल फॉर द क्लाउजर का प्रोविज़न है जो एम्प्लॉयर डिस्क्रिशन और वर्कर्स जॉब सिक्योरिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। Next judgment is related to strikes and industrial actions, that is Maharashtra State Electricity Board versus Indian Electricity Workers Federation। इसमें भी स्ट्राइक का राइट रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इलीगल स्ट्राइक्स पर गवर्नमेंट का प्रोहिबिशन वैलिड रहा। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में भी जे प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट है, लाइक नोटिस पीरियड, रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज इलीगल स्ट्राइक्स के लिए डिफाइंड है, जिससे इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहता है। नेक्स्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन ही कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकती हैं एंड रिकॉग्निशन स्टैट्यूटरी प्रोसीजर के थ्रू होनी चाहिए। एंड अगर वहीं हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इसमें भी एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पर एस्टेब्लिशमेंट को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इंश्योर करता है। The judgment is related to the definition of the industry, that is National Textile Worker Union versus PR Ramakrishna। इस जजमेंट में कोर्ट ने इंडस्ट्री की ब्रॉड डेफिनेशन दी है, जिसमें सारे ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं। एंड वहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020 में भी जे एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन रिटेन करता है। Next case law is related to the standing order and disciplinary action, that is अंबिका मिल्स लिमिटेड वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इस जजमेंट में कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि स्टैंडिंग ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए और एम्प्लॉयर्स आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकते। एंड अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, उसमें भी स्टैंडिंग ऑर्डर का इंपॉर्टेंट री इन्फोर्स है जो प्रोसीजरल डिसिप्लिन एंड फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करता है। सो स्टूडेंट्स, इन जजमेंट के प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में कोडिफाई किए गए हैं, जो इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट हों, एम्प्लॉयर्स के ऑब्लिगेशन क्लियर हों और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेगुलेटेड हो। इस तरह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 लेबर वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस मेंटेन करता है एंड रिफ्लेक्टिंग डिकेड्स ऑफ जुडिशियल विजडम इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। मीन्स जो प्रिंसिपल इन सभी जजमेंट्स में दिखाए गए हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में भी हमें देखने को मिलते हैं एक रूल की तरह। नाउ लेट्स वी सी कि कैसे ये जजमेंट हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को समझने में। सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के ऑब्जेक्टिव्स और प्रोविजंस को समझने में हेल्प करते हैं। ये डिसीजन वर्कर के राइट, एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस और इंडस्ट्रियल रिलेशन के फ्रेमवर्क को क्लियरली डिफाइन करते हैं। इन जजमेंट से ये समझ आता है कि वर्कर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले प्रोसीजरल फेयरनेस जरूरी है, आर्बिट्रेरी एक्शन से बचना होता है, गवर्नमेंट ओवरसाइट का रोल इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक के राइट्स और इंडस्ट्रियल पीस का बैलेंस मेंटेन होता है, ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग को लीगल बेस भी दिया गया है और इंडस्ट्रियल लॉज की डेफिनेशंस एंड एप्लीकेबिलिटी क्लियर होती हैं। नाउ लेट्स वी सी कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर के लिए नौकरी ख़त्म करने के लिए सही प्रोसेस और रूल्स क्लियर हैं, प्रोसीजर फॉलो करना मैंडेटरी है। एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेड यूनियन बनाना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना और अपने राइट के लिए आवाज़ उठाना अब आसान हो गया है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जल्दी और फेयर तरीके से डिस्प्यूट सोल्व करने का सिस्टम बनाया गया है। जॉब सिक्योरिटी, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट पर कंट्रोल लगाया गया है, जिससे वर्कर की जॉब सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई है। मीन्स ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ पर क्या है ये हमने अभी डिस्कस कर लिया गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द क्रिटिसिज्म।
जबकि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े। स्टूडेंट्स, कुछ ट्रेड यूनियंस एंड वर्कर के ग्रुप कहते हैं कि बिग थ्रेशोल्ड जैसे कि 300 वर्कर्स पर गवर्नमेंट परमिशन देना वर्कर के राइट्स को कमज़ोर करता है। एंड वहीं कुछ लोगों का बिलीफ है कि एम्प्लॉयर के हाथ ज़्यादा पावर आ गई है। एंड कहते हैं कि डिले इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और मिसयूज़ का खतरा भी बढ़ गया है। पावर बैलेंस में चेंजेस के कारण यूनियन की जो पावर है वो कम हो सकती है। We will see the interpretation. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने रिपीटेडली कहा कि टर्मिनेशन और डिसिप्लिनरी एक्शन में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। मतलब एम्प्लॉयर को अपने डिसीजन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉई को अपनी बात रखने का मौका देना और रीजंस प्रोवाइड करना। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि आर्बिट्रेरी और काप्रिशियस डिसीजंस बाय द एम्प्लॉयर वैलिड नहीं है और उन्हें रोकने के लिए पावर है जुडिशरी के पास। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इस कंटेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वर्कर्स प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाते हैं। कोड के प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स के राइट सेफगार्ड हो, एम्प्लॉयर के ऑब्लिगेशन क्लियरली डिफाइन हो और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सिस्टमैटिक और लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू रिजॉल्व किए जाएं। इसी तरह जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का कॉम्बिनेशन एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रमोट करता है। स्टूडेंट, तो ये था ओवरव्यू एंड द कंसेप्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन सी मेजर प्रोविजंस करी गई हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, ओवरऑल द कंसेप्ट। Now let's we conclude our concept of today's इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 भारत के लेबर लेजिस्लेशन में एक बड़ा रिफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये लेबर लॉज को आसान बनाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को सुधारने की भी हेल्प करता है और बिजनेस इन्वायरमेंट को मजबूत करता है। साथ ही में ये वर्कर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करता है और फेयर प्रोसेस को मैंडेटरी बनाता है। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एक ऐसा लॉ है जो पुराने 3 अलग अलग लॉज को एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव और जोड़ता है और एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के जो रिलेशन है उसको भी इम्प्रूव करता है। ये लॉ ट्रेड यूनियंस को रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रिलेशंस, ले ऑफ, रिट्रैचमेंट एंड क्लाउजेस के रूल्स को रेगुलेट करता है। इससे इंडस्ट्रियल पीस इंक्रीज होता है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जल्दी सुलझते हैं। मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जल्दी जल्दी सोल्यूशन मिलता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो वर्कर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट परमिशन का थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गया है। इस कोड का सही इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ और वर्कर प्रोटेक्शंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अपडेट रहना एंड फॉर मोर लीगल लेक्चर्स एंड जजमेंट। थैंक यू सो मच।